तो चलो अब हम शुरू करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य से। पुष्पमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था वो। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्पमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्पमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। बरहु स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक दयभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी तथा यज्ञश्री शातकर्णी। शातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों ने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। सातवाहन ने भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों को महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हुए कारले की चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती का कला का विकास, शातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी, बाद में आता है शक, बाद में आता है पहलव, बाद में आता है कुषाण। सेक्युलस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अनुक्ष बनाए रखा। एंटियोकस II ने शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस II, यूथिडेमस, ड्रेमिटेटस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडाइस, एंटियाल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया ने शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासक को अपनी राजधानी बनाई। इसलिए ही हिंद यूनानी का बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी को शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165-145 ईस्वी पूर्व हुआ। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रभुत्व केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर का प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर के एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। अब शक। यूनानियों ने के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शल पूर्णतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए। 58 ईस्वी पूर्व में
उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व के एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। लगभग 4 शताब्दी तक यह अरसे शासन किया था। गुजरात में चले रहे समुद्र व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी की सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, जिसका शासन 130 से 150 तक ईस्वी सन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। अब कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो युची एवं चौकरी भी कहलाते हैं। युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बांट गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों को द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी सन गद्दी पर बैठने के समय था में संवत चलाया था, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। इन कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष की कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने साक्ष्यपता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 110 ईस्वी सन में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क ने शासन काल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। नोट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी सन में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी सन में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर है। उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ, जो 380 ईस्वी सन में राजगद्दी पर बैठा।
चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत ला पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त एक का गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त का अधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुपुत्र गुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गुप्ता कहा जाता है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी जिसके शासक उपरिक्त कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडापाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का एक बाय 4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। भारतीय उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, खिल्य ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, अग्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्रा को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायम कास्यतों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशमान स्मृति में मिलता है। विद्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला का गणिका कहा जाता है। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्कर्म एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा वाक की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप वाक नामक स्थान पर विद्यमान है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा वाक की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप वाक नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त II के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन से? विष्णु मंदिर स्थान तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर मधुमरा नागोदा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर रैना कुटार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर को नागौद मध्य प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा बनाया निर्मित है। गुप्त काल में विष्णु द्वारा संचलित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रश्न, अपरीक्षात्कारित। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टवियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे: आर्यभट्ट, वाराहमिहिर,
धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक्या कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने वाले की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।